हेलो एंड वेलकम। पिछली वीडियो जो हमने डिस्कस करी थी जिसमें हमने समझा था कि प्राइस चेंज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ता है और प्राइस चेंज होने से सप्लाई पे क्या असर पड़ता है। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे अदर डिटर्मिनेंट्स, अदर फैक्टर्स जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई चेन पर फ़र्क पड़ता है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो आज इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह से वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ मैंने कॉलम में आपको ये बात समझा दी है जिससे कि आपको कंपेयर करने में इजी होगा। तो अदर डिटर्मिनेंट्स डिमांड के हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर, सीजनैलिटी एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। सप्लाई के फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहले जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को उनके बारे में समझेंगे और उनमें से पहला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दो तरह के गुड्स हो सकते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हो गए? ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है या एक गुड दूसरे का अल्टरनेटिव होता है। तो जैसे एग्जाम्पल है टी और कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते, एक के बिना दूसरा इनकम्प्लीट है। एग्जाम्पल प्रिंटर एंड कार्ट्रिजेस। तो प्रिंटर का यूजफुलनेस इम्पॉर्टेंस तभी तक है जब तक उसके अंदर कार्ट्रिज है, जब तक उसके अंदर इंक है। अगर उसके अंदर इंक नहीं है तो प्रिंटर किसी काम का नहीं है। तो ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। अब समझते हैं डिमांड पे क्या असर पड़ता है। इस केस में हम ये सपोज कर लेते हैं कि कॉफ़ी की मार्केट में जो कॉस्ट थी वो 100 रुपीज़ पर 50 ग्राम्स थी। किसी वजह से अगर कॉफ़ी की कीमत 200 रुपीज़ हो जाए पर 50 ग्राम्स, तब उस केस में क्या होगा? तो जो लोग अब इतनी महंगी कॉफ़ी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, दे विल स्विच टू टी। तो वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस केस में टी के ना तो प्राइस बढ़ा, ना ही उस पर कोई फ़र्क आया है। जैसा टी का कंडीशन मार्केट में पहले चल रहा था वैसा ही अब भी चलता रहा है। लेकिन कॉफ़ी के प्राइजेस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ गई है। तो कॉफ़ी के दाम ना बढ़ते तो टी की डिमांड ना बढ़ती। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। पर यहाँ पे ना तो प्राइस बढ़ी ना घटी। यहाँ पे क्या फर्क पड़ा? यहाँ फर्क पड़ा उसके ऑल्टरनेटिव गुड पे। तो ऑल्टरनेटिव गुड के प्राइस में अगर चेंज आता है तो इसका डिमांड चेंज हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा। अब जैसे आप लोग स्टूडेंट हैं, स्कूल जाते हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स के लिए घर में प्रिंटर चाहिए ही होता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स निकालने हैं, प्रिंट आउट निकालना है। यहाँ कार्ट्रिजेस आपको उसमें डालनी ही पड़ेंगी। अगर मान लेते हैं कि प्रिंटर का प्राइस चेंज नहीं हुआ पर कार्ट्रिज का प्राइस बढ़ गया, तो क्या आप प्रिंटर का यूज़ करना बंद कर दोगे या आप कार्ट्रिज नहीं खरीदोगे? कार्ट्रिज आपको तब भी खरीदना पड़ेगा। तो इस केस में प्राइस ऊपर जाने के बावजूद भी डिमांड सेम ही रहेगा, डिमांड चेंज नहीं हुआ है, जबकि प्राइस राइज हो गया है। क्योंकि अगर हम कार्ट्रिज परचेज नहीं करेंगे तो हमारा प्रिंटर भी यूजलेस हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर या डिटर्मिनेंट हमें ये बताता है कि किस तरह से रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आने पर उसके रिलेटेड गुड्स अफेक्ट होते हैं, उनकी डिमांड अफेक्ट होती है। अब यहाँ तो मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया सब्स्टिट्यूट गुड का, एक एग्जाम्पल दिया कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर 2 एग्जाम्पल बताइए सब्स्टिट्यूट गुड्स के और 2 एग्जाम्पल बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो सब्स्टिट्यूट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर। अब डिटर्मिनेंट नंबर 2 है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की अगर इनकम बढ़ेगी तो वो ऐसे चीज़ें खरीदना चाहेगा जो हायर इन कॉस्ट हैं, यानी जिनके प्राइसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसका अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया है ना। देखिए क्या होता है, जब इनकम बढ़ती है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे
एप्पल के फ़ोन्स आते हैं। तो एप्पल के फ़ोन्स एक टाइम पर सिर्फ बहुत अल्ट्रा रिच पीपल ही खरीद पाते थे, पर अब हम देखते हैं कि मिडिल क्लास पीपल भी उसको अफोर्ड कर पाते हैं। तो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अब मिडिल क्लास भी अपर मिडिल क्लास में टर्न हो चुका है, उसकी भी इनकम इंक्रीज हुई है। तो अब उसे भी लगता है कि सिर्फ अल्ट्रा रिच पीपल ही क्यों एप्पल का फ़ोन खरीदें, मैं भी उसे परचेज करूं, मैं भी अपना स्टेटस ऑफ लिविंग इंक्रीज करूं। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस सेम रही। एप्पल का फ़ोन जितने पहले अमाउंट में आ रहा था, आज भी उसका रेंज उसी के अकॉर्डिंग है। तो प्राइस अभी भी सेम है, पर आजकल जो डिमांड है एप्पल के फ़ोन की, वो आपको मालूम है कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो प्राइस को मैटर नहीं करेगा, उसकी डिमांड फिर भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर ये आपको समझाना चाहते हैं, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर राइज करी है तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल राइज। नेक्स्ट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सपोजिंगली दो पर्सन्स हैं, ए एंड बी, दोनों मार्केट गए हैं। ए को मैंगोज बहुत पसंद है, पर मैंगोज का प्राइस इस टाइम बहुत हाई है। तो बी इसे सजेस्ट करता है कि तू मैंगोज छोड़, बनानास ले ले, क्योंकि बनानास का कॉस्ट कम है, बनानास का प्राइस काफ़ी डाउन है, तो तुम मैंगोज मत लो, बनानास ले लो। पर ए को बनानास पसंद नहीं है, उसे मैंगोज ही पसंद है। तो वो इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि प्राइस कितना हाई है या कितना लो है। वो लो प्राइस वाले कमोडिटी को भी नहीं परचेज करेगा, वो इसी को ही परचेज करेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो कंज्यूमर है उसका टेस्ट क्या है, उसकी प्रेफरेंस क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग ही उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। वो इस बात को कंसिडर नहीं करेगा कि प्राइस हाई है या लो है। एक पॉइंट और डिस्कस करना है आपके साथ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस से रिलेटेड ही है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, उससे समझ आ जाएगा। आपको मैंगोज बहुत पसंद है, डे 1 है, डे 1 पे आपने बहुत सारे मैंगोज खाए। डे 2 पे क्या होगा, डे 2 पे भी आपने बहुत सारे आम खा लिए, पर डे 3 पे क्या होगा, अब डे 3 पे आपने जितने आम इन 2 दिनों में खाए थे उसके हाफ ही आप खाएंगे, आपका मन भर जाएगा, आप कहेंगे बस अब और नहीं। डे 6 या 7 तक आते आते हो सकता है अब आप आम खाना बंद कर दो, आप बोलो नहीं बस इस बार मैंने बहुत आम खा लिए। अब ऐसा क्यों हुआ कि डे 7 पे आपका बिल्कुल ही मन नहीं है मैंगोज खाने का? क्योंकि आपने उसे इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, इतना ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है कि अब आपका मन ही नहीं कर रहा, आप उसके टेस्ट को छोड़ देना चाहते हो। तो यही होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो धीरे धीरे उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने लगती है। तो इस सीज़न में अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के 7 दिनों में ही आपका मन भर गया, तो अब आप उसको कम से कम 10-15 दिन तक नहीं खाओगे, फिर हो सकता है उसे स्टार्ट कर दो दोबारा से खाना, फिर आपका मन कर जाएगा। पर ये जो होता है, ये जो पीरियड आ गया बीच में कि अब आप उसे बिल्कुल ही नहीं कंज्यूम करना चाहते हो, तो वो हुआ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मान लेते हैं सीजन स्टार्ट हुआ और आपने इतने ज़्यादा आम ना खाए होते, आपने सिर्फ सीजन के हिसाब से 1-2 आम खाए होते, उसके नेक्स्ट डे आपने थोड़ा खाया होता, फिर 3-4 दिन का गैप किया होता, फिर आपने खाया होता, तो वो बैलेंस बना रहता। पर आपने क्या किया, आप इतने जैसे कहते हैं ना मैंगो पगलू हो गए आप, और मैंगो पगलू के चक्कर में आपने पहले ही 5-6 दिन इतने आम खा लिए जितने पूरे सीजन में खाते हैं लोग। तो उस केस में क्या होगा कि 7वें दिन या 8वें दिन तक आते आते अब आप उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी डिमिनिश्ड हो गई। तो कोई भी प्रोडक्ट जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा कंजम्पशन हमने कर लिया है, क्योंकि उसकी आपने एडिशनल यूटिलिटी कर लिया है, उसे ज़रूरत से ज़्यादा आपने यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो ज़रूरत से ज़्यादा जब आप किसी चीज़ को यूज़ करने लगते हो तो उसकी यूज़फुलनेस कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है सीजनैलिटी। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक सीज़न में आते हैं, उनकी प्राइस फिर भले ही कुछ भी हो, उसे परचेज करने की डिमांड हमेशा हाई रहती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल के फ़ोन्स, एप्पल फ़ोन, आईफोन जो आते हैं, तो दिवाली के आसपास आपको पता है लॉन्च होते हैं, और जैसे ही वो लॉन्च होते हैं प्री बुकिंग हो जाती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, लोग घंटों घंटों इंतज़ार करते हैं वो अपने बुक्ड आईफोन को लेने के लिए, भले ही प्राइस कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ पे प्राइस मैटर ही नहीं करता कस्टमर के लिए, क्योंकि उसे वो चाहिए तो वो चाहिए। सिमिलर वेज में जैसे फेस्टिवल सेल्स आती हैं, दिवाली पे सेल्स आती हैं, या फिर जैसे विंटर्स आई हैं, तो विंटर्स में
आपको वुलन क्लोथ्स चाहिए ही चाहिए, क्विल्ट्स, ब्लैंकेट्स चाहिए ही चाहिए, तो भले ही प्राइस कुछ भी हो, लोग उसको परचेस करते हैं, उसकी डिमांड हाई ही रहती है। एक और एग्जांपल है, जैसे कि वेडिंग सीजन। जब वेडिंग सीजन आता है तो गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, पर जिन्हें गोल्ड खरीदना है शादी के लिए वो उसे खरीदते ही खरीदते हैं, तो यहाँ पे भी प्राइस मैटर नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस इन केस ऑफ डिमांड, क्योंकि ये वाला एक केस आपका सप्लाई चेन में भी है, तो यहाँ पर हम डिमांड के केस में पढ़ते हैं। फ्यूचर प्राइस का सबसे एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। मान लेते हैं आज दोपहर 2 बजे मार्केट में एक खबर आ गई कि पेट्रोल के प्राइसेस 10 रुपये, 20 रुपये या कुछ भी अमाउंट में बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, क्या होगा? ऑब्वियसली ना, हर पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी, भीड़ लग जाएगी लोगों की, हर कोई अपने व्हीकल का टैंक फुल करवाने में लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहते। तो अगर ये रूमर भी है, अगर ये अफवाह भी है ना, तो भी लोग इसको मानकर पहुंच जाएंगे पेट्रोल पंप पे टैंक फुल करवाने के लिए। तो यहाँ पर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ने के एक्सपेक्टेशंस हैं तो उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेंगे, अभी बढ़े नहीं है, अभी प्राइस सेम है और फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस बढ़ जाएगी, तो आज प्रेजेंट डेट में उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी, उस कमोडिटी की डिमांड हाई हो जाएगी। या ऐसे ही मान लेते हैं फ्यूचर में ये पता चला कि प्राइस डिक्रीज होने वाली है किसी चीज की, तो आज उसकी डिमांड घट जाएगी, प्रेजेंट डे में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। लोग इंतजार करेंगे कि जब एक्चुअल में प्राइस कम हो जाएगा तभी उसे खरीदेंगे। इसका एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आपकी आंखों के सामने है। फरवरी में यूनियन बजट पास होता है जो पूरे देश के लिए होता है। उसमें बताया जाता है कि अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसमें कौन कौन सी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे या कौन सी चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं। अगर उन्हें कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके दाम बता दिया है सरकार ने कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से जब स्टार्ट होगा तब उस समय से उसकी चीज़ के दाम कम हो जाएंगे, तो लोग अब उसको खरीदेंगे नहीं। दे विल वेट फॉर अप्रैल कि अप्रैल आएगा, दाम कम होंगे, तभी हम इसे खरीदेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्राइस फ्यूचर में कम होंगे तो डिमांड अभी प्रेजेंट में ही कम हो जाएगी, और जब फिर फ्यूचर में प्राइस कम होंगे तब उसकी डिमांड राइज कर जाएगी। और यहाँ पर भी यही हुआ कि आज अगर पता चला कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ने वाली है तो डिमांड आज ही बढ़ जाएगी। तो ये होता है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। क्लियर हो गए? डिमांड के सारे डिटरमिनेंट्स क्लियर हुए। अब हम देखते हैं सप्लाई चेन के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स हैं। पहला है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके लिए सबसे पहले आपको बिजनेस पर्सन की तरह सोचना होगा, बिजनेस माइंड से सोचना होगा। अब आप कंज्यूमर नहीं हैं, अब आप मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बिजनेस हाउस हैं, उसके हिसाब से सोचिए। एक फार्मर है, वो ग्रो करता है वीट, और वीट की मार्केट में कॉस्ट है 20 रुपीज, चिकपी की कॉस्ट मार्केट में है 150 रुपीज। तो फार्मर ऐसे कंडीशन में वीट ग्रो करेगा या चिकपी ग्रो करेगा? ऑब्वियसली वो चिकपी ग्रो करेगा, क्योंकि चिकपी यानी जो व्हाइट छोले होते हैं उसको व्हाइट छोले प्रोड्यूस करके ज्यादा मनी मिलने वाली है, ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो क्यों नहीं जाएगा कि उसको ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो, वो भी वीट को छोड़ेगा और चिकपी ग्रो करने लगेगा। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी प्राइस ज़्यादा है मार्केट में, एज अ प्रोड्यूसर हम चाहेंगे कि हम वही सप्लाई करें, उसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है फार्मर अपने एक फील्ड पे वीट ग्रो कर दे या एक फील्ड के कम पोर्शन पे वीट ग्रो कर दे और बाकी के मैक्सिमम पोर्शन पे वो चिकपी ग्रो कर दे, ताकि चिकपी से उसको फायदा हो सके। क्लियर हो गई ना यहाँ तक बात? आगे देखिए, नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट। अगर सेलर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब कंपटीशन हाई होगा। अगर कंपटीशन हाई होगा तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा एट अ लोअर प्राइस, प्राइस कम रखनी पड़ेगी। प्राइस कम रखोगे तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि बिजनेस पर्सन या बिजनेस हाउसेस ब्रेक इवन पॉइंट पे ही, यानी जितना उनका कॉस्ट होता है उसी पॉइंट पे ही वो अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, जस्ट टू रिमेन इन द मार्केट, कि सिर्फ मार्केट में बने रहें। दूसरी ओर अगर नंबर ऑफ सेलर्स कम होंगे तो कंपटीशन कम होगा, कंपटीशन कम होगा तो नाउ यू कैन सेल एट द प्रॉफिट विच यू वांट। जिस प्रॉफिट पे आप बेचना चाहते हो उस प्रॉफिट पे आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस रख सकते हो। तो नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ेगा
तो आपका प्राइस पॉइंट कम होगा, देन यू आर नॉट विलिंग टू सप्लाई मोर। आप इस तरह से सोचो कि अगर कंपटीशन ज़्यादा है मार्केट में, आपको अपने प्रोडक्ट पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप सिर्फ ब्रेक इवन पॉइंट पे उसे बेच रहे हो, तो कब तक बेच पाओगे? एक पॉइंट पे आकर के यू विल क्विट ना, कि भाई छोड़ो, इस मार्केट में अब कुछ नहीं बचा, इस मार्केट में से निकलते हैं, कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा। तो प्राइस ड्रॉप करने पर आप कम प्रोडक्ट बेचोगे मार्केट में, कम सप्लाई डालोगे। ये वाला कंडीशन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देखिए, अगर आपके बिजनेस हाउस में या आप जो भी प्रोड्यूस करते हो उसके लिए एक नई इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब डिपेंड करेगी आपकी प्रोडक्शन इस टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी आप यूज करोगे, आप उसकी कॉस्ट भी तो ऐड करोगे अपने प्रोडक्शन में। अगर ये टेक्नोलॉजी महंगी है, इसका टेक्नोलॉजी का प्राइस ज़्यादा है, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इसका मतलब यू हैव टू रेज द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। अब प्राइस बढ़ेगी तो हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए, तो आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो इस केस में अगर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो यू विल सप्लाई लेस। और अगर इस इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी की कॉस्ट होगी कम, इसकी कॉस्ट कम होगी, तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, देन यू विल सप्लाई मोर। इसको और आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे पहले हमारे जो फार्मर्स होते थे वो सारा काम मैनुअली करते थे, और मैनुअली करने के कारण वो काम बहुत लेट से होता था, प्रोडक्शन बहुत लेट होता था, और प्रोडक्शन एफिशिएंट भी नहीं होता था। अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई, जैसे कि उनके पास ड्रिप इरिगेशन आ गया, स्प्रिंकलिंग मेथड आ गया इरिगेशन के लिए, उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, सारा काम उनका बहुत फटाफट जल्दी जल्दी हो जाता है, जिससे उनका टाइम बचता है, और टाइम बचता है तो वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए अपने फील्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं टाइम से। यानी अगर पहले वो एक ईयर में 2 क्रॉप्स ग्रो कर पा रहे थे, तो अब वो एक ईयर में 3 क्रॉप्स भी ग्रो कर लेंगे। तो वो थर्ड जो क्रॉप उन्होंने ग्रो करी है, वो उनका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। तो वो टेक्नोलॉजी से क्या होगा, दे विल प्रोड्यूस मोर, तो दे विल सप्लाई मोर। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि जो प्रोडक्ट आज हम बेच रहे हैं उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो फ्यूचर में जब प्राइस बढ़ने वाले हैं तो आज हम उसकी सप्लाई को कम कर देंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो वो वेट करेंगे कि जब प्राइस राइज हो जाए तब हम इसे मार्केट में सप्लाई कर देंगे। इसको आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक पोटैटो सप्लायर है, उस पोटैटो सप्लायर को ये पता चल जाता है कि आने वाले समय में पोटैटो के दाम बढ़ने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, वो अभी इस पोटैटो को सप्लाई नहीं करेगा, अभी इसकी सप्लाई रोक देगा, और जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तब वो इसे मार्केट में उतारेगा, ताकि वो इसे मैक्सिमम प्रॉफिट पे बेच सके और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का यही मतलब हुआ कि आने वाले समय में अगर दाम बढ़ने वाले हैं तो अभी उसको कम करके सप्लाई को फ्यूचर के लिए स्टॉक किया जाए, और फ्यूचर में उसे ज़्यादा सप्लाई किया जाए जब प्राइस बढ़ जाएंगे।